हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कृष्णा करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है ना। जैसे कि ये 21 मई का करंट अफेयर है, पिछला करंट अफेयर आपको मिल चुका होगा, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत है ना, इंडियन नेवल शिप, ठीक है ना। INS राजपूत का सेवा मुक्त कब हो जाएगा? तो आंसर होगा 21 मई को। आंसर क्या होगा? 21 मई को, ध्यान दीजिएगा। आंसर 21 मई। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में बढ़िया से। INS को समझ गए है ना, एक प्रकार से समुद्री विध्वंसक जहाज था ये। कौन? INS विक्रांत क्या था? समुद्र युद्ध करने के लिए समुद्री विध्वंसक जहाज इसको बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में कहानी क्या है ना। काफी लॉजिकल चीज है, बड़ा मस्त चीज है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा बढ़िया से, है ना। जब भारत 1947 ईस्वी में आजाद होता है ना, तो उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही हिस्सा थे। आपको पता होगा, छोटी सी बात है ना। पाकिस्तान, इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान था ये, है ना। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहता था, है ना, स्वतंत्र होना चाहता था। तो इसीलिए 1971 की घटना घटती है, जिसको हम लोग रक्त रंजित क्रांति के नाम जानते हैं। रक्त रंजित क्रांति कहते हैं इसको, है ना। इस युद्ध को हम लोग कहते हैं कि 1971 का भारत पाक युद्ध था। जी नहीं, बल्कि भारत पाक युद्ध नहीं, बल्कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश का इच्छा था कि हम इससे अलग हो जाएं। अब पाकिस्तान चाहता था कि अगर ये हमारा हिस्सा रहेगा तो हमको यहाँ से व्यापार करने में, भारत में आने जाने का एक रास्ता मिलेगा, वरना इसके पास विकल्प क्या था? चीन होके जाता, नहीं तो फिर नीचे समुद्री मार्ग से आता ही नहीं, ऐसे जाता, ठीक है ना। तो अब देखिए 1971 की घटना घटती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ता है, ठीक है ना। उसमें भारत साथ देता है, किसका? बांग्लादेश का। भारत भी चाहता था कि ये बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन जाए, है ना। अब देखिए साथ देने के लिए अब हुआ क्या, कहानी क्या घटती है यहाँ पे, है ना। बंगाल की खाड़ी में भारत, उस समय जो भारत के PM थी इंदिरा गांधी, सपोर्ट करती हैं। और हमारे पास एक INS विक्रांत था, आप लोगों का नाम पता होगा, INS विक्रांत, है ना। INS विक्रांत को भारतीय जल सेना अपने सपोर्ट में, बांग्लादेश के सपोर्ट में लगा देती है ना। अब देखिए क्या होता है, पाकिस्तान को यह बात पता चल गया है कि भारत साथ दे रहा है, किसका? बांग्लादेश का, है ना। तो मेन खतरनाक चीज क्या था? INS विक्रांत, जो कि पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा था। इसके सैनिक बांग्लादेश में आ चुके थे, एंट्री कर चुके थे, क्योंकि भैया इसका तो हिस्सा था, उसका एरिया था, है ना। आ चुके थे। युद्ध की जो कंडीशन था काफी दयनीय हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया और INS विक्रांत को तैनात कर दिया यहाँ पे, है ना। जैसे ही इसको, ये पाकिस्तान को ये बात पता चलती है कि INS विक्रांत को तैनात है, तो इसको मारने के लिए, अब इसको मारने के लिए कदम रचता है कौन? पाकिस्तान, है ना। कराची बंदरगाह से होते हुए अपना PNS गाजी, ये इसका समुद्री विध्वंसक जहाज किसका था? पाकिस्तान का। अब भारत कौन सा? INS विक्रांत था। जरा बात को समझिएगा राइट से ना। अब पाकिस्तान को यह बात पता चलता है कि बांग्लादेश के सपोर्ट में ये खड़ा है भारत की तरफ से, है ना। तो क्या हुआ कि यहां से अपने PNS गाजी को पाकिस्तान इसको बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ऐसे श्रीलंका से नीचे होते हुए इसको जाता है, इसको मारने के लिए, है ना। तब से उस समय जो भारतीय जल सेना के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने अब सोचा कि नहीं, यहां से कोई गेम खेला जाएगा, क्योंकि दिक्कत है, क्योंकि अगर ये आएगा तो इसको बर्बाद करेगा। तो होता क्या है कि यहीं पे अब क्या होता है कि जब ये यहां से निकलता है INS विक्रांत को मारने के लिए, तब यहां पर जो इसका रडार और इसका रडार दोनों एक दूसरे के समतुल्य में आ गए। मतलब इसके स्थिति को ये जान रहा था, इसकी स्थिति को ये जान रहा था, है ना। तो वहीं पर हुआ क्या कि इसके जो कार्यकर्ता थे, जो इसमें से शामिल थे इस पे INS विक्रांत में, तो उन लोगों को कहा गया कि मतलब अपने घर पे चाहे जैसे भी तुम आवाज़ दो और घर पे कॉल लगाओ, बोलो कि मतलब हम लोग फंसे हुए हैं, 4 दिन के लिए हमारी गाड़ी बिगड़ी हुई है, हम लोग अभी 7 दिन तक विक्रांत में रहेंगे, है ना। तो जैसे ही ये लोग, इसके कर्मचारी, इसके जो भी थे स्टाफ, अगर ये खबर करते अपने घर पे, तो ये बात किसको पता चलती है? इसको पता चलती है ना। तो ये सोच रहा है कि जिस विक्रांत को हम लोग मारने जा रहे हैं, ये 7 दिन के लिए बिगड़ी हुई है ना। तो ये वापस आती है ना, इधर आएगा तो विशाखापट्टनम में, है ना। विशाखापट्टनम में क्या है कि हमारा INS राजपूत, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, INS राजपूत क्या था? INS राजपूत ये भी विध्वंसक समुद्री जहाज था, है ना, राजपूत, है ना। ये तैनात था। लेकिन
मुख्य रूप से हमारा आईएनएस विक्रांत नहीं बिगड़ा था। बिगड़ा कौन था? आईएनएस राजपूत बिगड़ चुका था। अब बिगड़ा नहीं था, उसका सब सिस्टम जो युद्ध करने का गति थी ना, जो सिस्टम था वो चालू था, केवल उसका इंजन खराब था। अब बताइए, वो चल नहीं रहा था, केवल आईएनएस राजपूत है ना। तब पीएनएस गाजी जब वहां से वापस आ गया था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, रास्ते में आईएनएस राजपूत क्या करता है कि इनको रास्ते में ही खत्म करता है ना। ये पहुंच नहीं पाया आईएनएस विक्रांत के पास, क्योंकि अब इसको तो पता चल गया कि विक्रांत खराब हो चुका है, इसके बारे में इसकी ध्यान नहीं थी। तब से आईएनएस राजपूत इधर से आते समय ही पीएनएस गाजी को यहीं पे विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर विध्वंस करता है, बर्बाद करता है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी कहानी थी जो कि मतलब हम लोग को जानना बहुत जरूरी था कि कैसे मतलब पीएनएस गाजी को भारत का आईएनएस राजपूत बर्बाद किया था 1971 के युद्ध में, है ना। और आईएनएस विक्रांत हमारा ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये युद्ध इतना ही समय तक नहीं चला। उस समय पाकिस्तान का सबसे अच्छा सपोर्टर देश कौन था? तो उस समय अमेरिका था। अब भारत का सबसे अच्छा सपोर्टर देश कौन था? रूस था, है ना। जो भी युद्ध का सामान जो भी लेना था, हमको विध्वंसक जहाज लेना था, उस सब हमको रूस से मिलता था। अब पाकिस्तान को कौन देता था? अमेरिका देता था। तो जो पीएनएस गाजी था उस समय का टेक्नोलॉजी से विकसित काफी अच्छा ये विध्वंसक जहाज था। किसका? पाकिस्तान का। अब भारत का आईएनएस विक्रांत भी और आईएनएस राजपूत भी, ये सब रूस से मिला हुआ था भारत को। अब देखिए, सपोर्ट करता है पाकिस्तान फिर इसका अमेरिका पाकिस्तान का, है ना। इधर रूस भी भारत का सपोर्ट करता है ना। तो अतः वो भी एक नया जहाज भेजता है फिर युद्ध करने के लिए, है ना, जिसमें और इसके बाद यहां से रूस भी भेजता है। और रूस अपने लगभग 14 हिस्से जहाजों को भेज देता है भारत में, और सब बंदरगाहों पर वो खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद सब बंदरगाहों पर हर एरिया में खड़ा हो गया। आज जो अमेरिका से आने वाला था विध्वंसक जहाज जो कि पाकिस्तान को मिलना था, अब समझिए, आप समझ रहे हैं विश्व के मैप पर रूस कहाँ है और अमेरिका कहाँ है। अमेरिका से वस्तु आने में, वो जहाज को आने में काफी लेट पहुंचा, तब से रूस अपना जहाज पहले से किसको दे दिया था? भारत को दे दिया, ठीक है ना। भारत अपने रूस के 14 सभी विध्वंसक जहाजों को, उसी एक ही जहाज था, उसी का पार्ट था, सबको लगा दिया, सब समुद्री पार्ट पर लगा दिया, है ना। लगाने के बाद तब से अमेरिका का जहाज आने में काफी लेट हो चुका था, है ना। अब वहीं रूस बोल चुका था कि यदि कोई भी अगर हमला हुआ तो इसका मतलब है, भारत पर हमला हुआ, बांग्लादेश पर हमला हुआ, तो इसका मतलब रूस पर हमला होगा। अब ये बात आगे बढ़ जाएगी। तो इसी से क्या होता है कि अब इसी के बाद ये कहानी यहीं तक ड्रॉप होती है। फिर इसके बाद लास्ट में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया था, ठीक है ना। और इसमें इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं भारत पाक युद्ध था 1971 का, जी रियलिटी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध था, नॉर्मल बात में ना। उस समय बांग्लादेश का साथ भारत दे रहा था, भारत का सपोर्ट में कौन खड़ा था? रूस खड़ा था। और अमेरिका किसके सपोर्ट में था? पाकिस्तान के। जो भी इसके पास जो भी युद्ध संबंधित समाज सब अमेरिका से आता था और यहाँ पे रूस से आता था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि छोटी सी लाइन, इसके बारे में बहुत काफी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन फिर भी इतना हमने बताने का प्रयास किया कि क्या था 1971 का युद्ध, क्या था पीएनएस गाजी, क्या था आईएनएस राजपूत, क्या था आईएनएस विक्रांत। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखिए। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो जाएगा। मतलब अब ये काम नहीं करेगा आईएनएस राजपूत को, अब मतलब कि विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आप फिगर देखे थे फर्स्ट पेज पर, वही था आईएनएस विक्रांत। ये 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था भारत में, मतलब इसको मान्यता मिली। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में क्या कर दिएगा? बंद कर दिएगा, ठीक है ना। आईएनएस राजपूत को रूस ने 61 कम्युनाइट्स शिपयार्ड में बनाया था। अब देखिए, रूस दिया था उसको, इसका मूल रूसी नाम क्या था? नादे जनी था। आईएनएस राजपूत का मूल रूसी नाम क्या था? नादे जनी था, ठीक है ना। आईएनएस राजपूत के पश्चिम और पूर्वी दोनों बेड़े के लिए सेवा की, और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? कैप्टन गुलाब मोहन लाल चंद थे, ठीक है ना। आईएनएस राजपूत के पहले, है ना, कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरा नंदानी थे। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बातें आपको आईएनएस राजपूत के बारे में समझ में आई होगी। यह एक भारतीय सेना रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज था। यानी भारतीय नौसेना के साथ आने वाला ये पहला नौसेना जहाज था। इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस आदि सहित कई ऑपरेशन में भाग लिया था। जितने भी मतलब छोटे मोटे युद्ध हुए थे, जैसे भारत ऑपरेशन चलाता है किसी दूसरे आतंकवादी देशों को के खिलाफ, तो सभी ऑपरेशन में भाग लिया था ये। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? ठीक है ना, फिर आपको पता होगा पिनराई विजयन, है ना। पिनराई विजयन पुनः केरल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं।
आपको इनकी छोटी सी कहानी पता होगा, पहले से आप जानते होंगे। कोविड-19 संकट के चलते पिनराई विजयन को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेडियम, कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ है ना। राज्यपाल कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा इन बात को, ठीक है ना। मुख्यमंत्री विजयन और इसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार ने 6 अप्रैल के विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख जीत दर्ज की, है ना। एलडीएफ ने 140 में से कितना सीट जीता? 99। 140 में से मतलब लगभग 70 सीट चाहिए था, 99 सीट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ है। आगे, भारत के कितने विरासत स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी, देखो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है उसमें 2 टर्म बटा होता है, एक तो अस्थायी सूची, एक अस्थायी सूची। तो अस्थायी सूची में भारत के कुल 6 स्थल को शामिल किया गया फिलहाल में। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं हम। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल ने हाल ही में घोषणा की कि 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है ना। इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़ कितना हो गया? 48 हो चुकी है। समझ गए? अब भारत के कुल 48 अस्थायी सूची में शामिल हो चुके हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में कौन कौन है वो। देखो, वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हायर बैंकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट और लमेता घाट। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बात आपको समझ, जितना बढ़िया सुनोगे, करंट अफेयर जीएस का मतलब होता है सुनिए चीज़ों को, याद करिए, दिमाग में रखिए, चीज़ों को एडजस्ट होगा, पढ़िए समझिए और सुनने का अधिक प्रयास करिए। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंसर होगा कर्नाटक को, है ना। जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है, भारत का स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम है ना, इसमें कर्नाटक राज्य कल्याण केंद्र स्थापित करने में सबसे पहला स्थान लिया है, रैंक लिया, याद रखिएगा 2021 में, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। समझ गए? ये सब लाइन आप रीडिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा आपको, चीजों को समझ पाएंगे आप। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक, इतना बताओ तो, केंद्र का लक्ष्य था कि एक साल में 2263 केंद्र स्थापित किया जाएगा स्वास्थ्य केंद्र, जबकि कर्नाटक 3300 केंद्र स्थापित कर दिया, इसलिए शीर्ष रैंक पर है, ठीक है ना। आगे बाकी इसमें कोई है नहीं। 95 में से 90 स्कोर के साथ कर्नाटक पहले स्थान पे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आपको पता है, राज्यपाल वजुभाई वाला और इसके मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। ये छोटी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार ने चालू किया? झारखंड ने। मतलब कोविड-19 में अस्पताल में अगर आप इस ऐप के माध्यम से अपना बेड बुक कर सकते हैं, और जब अगर बुक करेंगे जैसे ही बेड, आपके बुकिंग के 2 घंटा तक आपका ये सीट आरक्षित रहेगा। समझ गए, है ना। ऐसा अमृत वाहिनी ऐप का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें नोट, झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी क्या है? अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुक्त कराएगी। हालांकि अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्ध के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है, और यहां तक कि अपने लिए किसी और के लिए भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। एक ऐप है, समझ रहे हो बात आप। व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड अगले 2 घंटे तक उसके लिए आरक्षित रहेगा। अगर 2 घंटा के अंदर आप नहीं पहुंचते तो फिर वो बेड दूसरे को अलॉट हो सकता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? झारखंड को, है ना। स्मार्ट सिटी परियोजना में सबसे पहला रैंक पे इस समय झारखंड है, क्योंकि वहां पे सड़कों का निर्माण, अच्छा, साफ सफाई के मामले में काफी आगे हो। आगे झारखंड पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरा रैंक में कौन है? राजस्थान, याद रखिएगा। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। और देखिए, वहीं झारखंड की राजधानी रांची 100 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पहुंच गई है। दूसरी ओर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पे, रांची को याद रखिएगा 12वें स्थान पर, दिल्ली 11 नंबर पे। छोटी छोटी कहानी आप याद रखिए। शहरों की सूची में बिहार 37वें स्थान पे और नई दिल्ली नगर निगम 31वें स्थान पे, बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर। देख लिए आपका प्यारा पटना कहां पे पहुंचा हुआ है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आपको पता है। ये देखिए, केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार्था कुम।
और आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर महिला कोई काम करती है तो एक तो किसी भी देश के लिए, जैसे हम लोग याद करते हैं कि हमारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, पीएम कौन है, सीएम कौन है, उसी प्रकार से एक केन्या देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मार्था कुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वहाँ की बनी हुई है ना। मार्था कुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वह सरकार की तीनों शाखाओं में किसी न किसी नेतृत्व में करने वाली पहली महिला है। 61 वर्षीय कुम एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता अगले साल के आम चुनाव से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी और संभावित रूप से किसी भी चुनौती विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। केन्या की राजधानी का है नैरोबी, आपको पता होनी चाहिए। केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग और वहां के राष्ट्रपति कौन है, उहुरु केन्याटा। उम्मीद करते हैं कि ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। आज अधिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, टेंशन नहीं लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया। जिनका नाम क्या था, है ना, उनका जेके दत्त, है ना। ये एनएसजी के पूर्व महानिदेशक थे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के, फिलहाल निधन हो चुका। आप यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एनएसजी के बारे में, फिर इसके बाद जेके दत्त के बारे में कुछ भी बोल देगा, तो आप इतना पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बात। 26/11 जो मुंबई हमला, आतंकवादी हमला हुआ था, आपको ये बात पता है, दौरान नेतृत्व करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पूर्व महानिदेशक जेके दत्त कोविड-19 समय जटिलताओं कारण क्या हो गया, निधन हो गया ना। 26/11 मुंबई जो आतंकवादी हमला था उसके मुख्य रोल के रूप में, मतलब कि उस कांड को, उसको देखभाल करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। जेके दत्त ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो चला था उस समय के दौरान आतंकवाद विरोधी और बचाव प्रयासों को देखा था, है ना। इन्होंने सब कमान संभाला था। एनएसजी ने पश्चिम बंगाल कैडर के 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, ठीक है ना। 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी थे बंगाल के। इन्होंने अपना अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक बल की सेवा की। इन्होंने सीबीआई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में विभिन्न पदों पर काम भी किया, बहुत लंबे समय से काम किए हैं। उनका कार्यकाल बताया, कहाँ कहाँ काम किए हैं वो। ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किस भारतीय सेना ने डिजाइन किया है? आंसर होगा इसका नौसेना, है ना। एक ये दोनों बराबर है, बी और सी, है ना। यहाँ पर बल्कि आप काट के डाल लेंगे वायुसेना, ठीक है ना, वायुसेना बेटर रहेगा, एक ऑप्शन वायुसेना। इसका आंसर होगा कि जल सेना, मतलब नौसेना ना। ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किस भारतीय सेना डिजाइन किया था? आंसर होगा कौन? जल सेना। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार किया। दक्षिणी नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के डाइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और विकसित किया है। बस केवल आप यही बात जानिएगा ना कि मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किस सेना ने लॉन्च किया था? आंसर होगा बस भारतीय नौसेना, और कुछ भी नहीं, इसके बारे में विशेष नहीं जानना है आपको। ओआरएस मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ये इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनता है? 21 मई को। देखिए इसी कहानी क्या है, छोटी सी बात क्या, देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कि पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनता है। क्वेश्चन बनता है यहां से कि एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किसके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनता है? राजीव गांधी के। याद रखिएगा बात, है ना। यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1984 से 89 तक देश की सेवा किया था उन्होंने। कौन? राजीव गांधी ने। 21 मई 1991 को एक मानव बम द्वारा श्री गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। बम से इनकी हत्या की गई, आतंकवादी बम के द्वारा इनको हत्या कर गई। वह तमिलनाडु में एक अभियान में एक आतंकवादी द्वारा मारे गए थे। कौन? राजीव गांधी। समझ गए। जिसके बाद बीपी सिंह, उसके बाद कौन आते हैं? प्रधानमंत्री बीपी सिंह। सरकार के तहत केंद्र ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, जो जिस दिन इन्होंने मरा था, जिस दिन को बम लगा था, है ना, उस दिन को 21 मई को जो घटना हुई थी, उस दिन को, उनके बाद जो पीएम आते हैं बीपी सिंह, उन्होंने उस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित कर दिया, क्योंकि आतंकवादी के हाथ पे ये मारे गए थे, ठीक है। आगे देखिए। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, याद रख लिएगा बढ़िया से, है ना। कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। क्या है?
एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वीं वर्षगांठ 10वीं वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। हर तरह से इनको मिला हुआ है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था, है ना। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जिसे डांस के ऑस्कर, डांस का ऑस्कर किसको कहते हैं? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस का ऑस्कर कहते हैं, है ना। डांस का ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, ये भी इनको मिल चुका है। आगे, हर साल लॉस एंजलिस में टेलीविजन, फिल्म, विज्ञापन, डिजिटल सामग्री और म्यूजिक वीडियो में प्रदर्शित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर द्वारा सबसे नवीन और मूल कार्यों को पेश करने के लिए आयोजन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। जो भी कंटेंट था आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।